आपको मालूम है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। और जो है जिसमें हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा नियम होता है जिसमें कि सुप्रीम लॉ मान लेते हैं। देखो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में आए, ठीक है, इफ यू द स्कूल, तो क्या होगा कि आपको क्या ऐसे छोड़ दिया जाएगा, यू हैव टू फॉलो द सम रूल्स विच इज मेड बाय द स्कूल, है ना। ऐसे ही कंट्री को रूल करने के लिए, कंट्री को रूल करने के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ सेट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच कंट्रीज रूल, है ना। संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक बंधन है, एक गठन है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वी कांट रूल द कंट्री, है ना। संविधान के बिना हम देश के शासन को नहीं चला सकते। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? A set of law, a set of rule। संविधान क्या है? कानून का संकलन है जिसके अनुसार देश के शासन को चलाया जाता है। ठीक है, इन विच द सिटीजन ऑफ द कंट्री, इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन। उनको क्या फॉलो करना पड़ता है? उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? किसी का कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं है? देयर इज नो प्रॉब्लम। There is no problem regarding the constitution. Okay, so what is constitution? Constitution is the supreme law of the country। देश का सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में कि व्हाट इज विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री? कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है? वो नागरिकों को अधिकार भी देता है। दे गिव्स द राइट्स टू द, देन इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट, है ना। नागरिकों को क्या देता है? अधिकार देता है। नागरिकों को यानी कि सिटीजन को क्या देता है? प्रोवाइड करता है, राइट्स प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट को क्या देता है? पावर देता है। तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट्स टू द पीपल एंड पावर टू द गवर्नमेंट विच दे हैव टू फॉलो, जो उनको क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। तो दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान के बिना देश नहीं चल सकता है बच्चों। ठीक है, संविधान के बिना देश नहीं चल सकता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है कि अभी हम आजादी के कौन से कितना साल मनाएंगे? 75, है ना। 75 ईयर्स विल सेलिब्रेट। तो बच्चों 75 ईयर्स में से आप ये मान के चलो कि 3 साल और ऐड कर दो, 75, 76, 77, 78। तो हमारा जो संविधान है उसको जो लागू हुआ था वो 78 ईयर्स हुए, है ना। 3 साल 78 ईयर्स, सॉरी उससे पहले, यानी कि आपके संविधान को बनने में हमारे लगभग 2 साल 18 महीने 8 दिन लगे, 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। वो 3 साल का जो गैप आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, उसके बहुत सारे रीजन है जो हम आगे चल के करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया? लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। आपकी बुक में भी दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बच्चों साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था? साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल और काले जो व्हाइट पीपल थे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके बीच में भेदभाव हो रहा। उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव का मतलब क्या होता है? काले और गोरे के बीच में अंतर होना। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका में देयर वाज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक पीपल। तो वो पॉलिसी वहां पे चल रही थी। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड चल रही थी, जिसमें कि काले और गोरे लोगों के बीच में अंतर किया जाता था। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेशन आपके मन में आना चाहिए कि मैम ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ गया? बच्चों आपको जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने रिच कंट्रीज थी, पावरफुल कंट्रीज थी, तो इन पावरफुल कंट्रीज ने उन जगहों पर अपना कब्जा जमाया जो पिछड़े हुए थे।
अब ये मान के चलो कि यूरोपियन कंट्रीज ने उन देशों पर कब्जा जमाया जो कैसे थे, पिछड़े हुए थे, जैसे कि एशियन की कंट्रीज, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज। तो ऐसे गोरे लोग कहाँ पहुंच गए, साउथ अफ्रीका पहुंच गए। और गोरे लोग कम थे, अल्पसंख्यक थे, और उन्होंने व्हाइट लोगों, ब्लैक लोगों पर शासन किया हुआ था। तो वो जो रूल था फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जब आवाज उठाई गई तो उसको क्या बोला गया है, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। उसको क्या बोला गया है, नस्लीय भेदभाव की नीति, रंग भेद की नीति। इज इट क्लियर? आलिया जुड़ी हुई, आलिया क्लियर है? ओके ओके, दीपाक्षी भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया बेटा। व्हाट इज पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड? अंकित, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्या हो गया? Yes, our voice raised against the discrimination of the black and white in South Africa. हम साउथ अफ्रीका की बात करें, और साउथ अफ्रीका में ये लोग कहाँ से आए थे, ज्यादातर कौन थे, व्हाइट पीपल, द यूरोपियन पीपल, यूरोपियन पीपल हु सेटल डाउन इन साउथ अफ्रीका। इज इट क्लियर? तो जो अपार्थाइड था उसका मतलब क्या था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। ठीक है, तो यानी कि जितने भी गोरे लोग थे ना, वो अपने को सुपीरियर समझते थे, और इंफीरियर किसको समझते थे, ब्लैक पीपल को। तो गोरे लोग अपने को श्रेष्ठ समझते थे, और जो ब्लैक पीपल थे उनको निम्न जाति का समझते थे, निम्न अपने से कम समझते थे। तो दिस इज अपार्थाइड। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्ट्रगल शुरू हो गया अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद नीति के खिलाफ स्ट्रगल शुरू हो गया। कहाँ पे शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ। ठीक है, जब साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल शुरू हुआ तो 18 टू 19 सेंचुरी, नियर अबाउट 18 टू 19 सेंचुरी में ये स्ट्रगल शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में ये स्ट्रगल शुरू हुआ। स्ट्रगल क्यों शुरू हुआ था, किसके बीच में शुरू हुआ था, ब्लैक और व्हाइट के बीच में, क्योंकि ब्लैक लोगों का बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उन ऑपरेसिव उन पे रूल्स हो रहे थे, इसलिए जो था स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। स्ट्रगल क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि यूरोपियन लोगों ने साउथ अफ्रीका पर अपना क्या कर दिया था, अपना कब्जा कर लिया था, और वो सेटल्ड हो गए थे, वहां पे रहने लगे, है ना। यानी कि साउथ अफ्रीका में पहुंचे, और बाहर से जो लोग आए वो कहाँ बस गए, साउथ अफ्रीका में बस गए थे। देन अब इससे क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीकन कंट्री थी ना बच्चों, वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गई। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। वन वाज व्हाइट पीपल, पहले कौन थे, व्हाइट पीपल थे, दूसरे कौन थे, ब्लैक पीपल थे, फिर कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल बोला गया उन लोगों को जो माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका में पहुंच गए, जैसे कि इंडियन पीपल। तो पहले कौन थे, व्हाइट पीपल। व्हाइट पीपल कौन थे, जो यूरोपियन लोग थे। ब्लैक पीपल कौन थे, साउथ अफ्रीकन पीपल थे, वहीं के नेटिव पीपल थे। और कलर्ड पीपल किसको कहा गया, इंडियंस को कहा गया, जो साउथ अफ्रीका में आके बस गए थे। इस तरह से पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के अंतर्गत अफ्रीका वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, इनटू 3 कैटेगरीज, व्हाइट, ब्लैक एंड कलर्ड। व्हाइट कौन थे, यूरोपियंस थे। देन ब्लैक कौन थे, साउथ अफ्रीकन थे। और कलर्ड कौन थे, जो इंडियंस थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या हो गया कि व्हाट इज अपार्थाइड देन, a system of racial discrimination between white, black and colored, है ना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि नस्लीय भेदभाव होने लगा, किस किस के बीच में, व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड लोगों के। व्हाइट ब्लैक यानी कि काले, गोरे और रंगीन, जिसमें कह सकते हैं, जो कि इंडिया से आकर वहां पे बसे होंगे। इज इट क्लियर बेटा? कलर्ड बोला गया तो ज्यादातर उस समय क्या हुआ, इंडिया के लोग माइग्रेट क्यों हो गए थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने उनको, अब वहां पे कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो अब इंडिया क्या था, उनकी कॉलोनी था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने मजदूरों को, अब उन्हें मजदूर चाहिए होते थे, तो वो मजदूर कहाँ से लेते थे, इंडिया से लेते थे। तब इंडिया के लोग वहां माइग्रेट हो जाते थे। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जो ब्लैक थे ना, वो उनको सेपरेटेड मान लिया गया एक तरीके से, तुम अलग हो हमसे। क्योंकि हाई क्लास पे कौन है, ऊपर कौन है, व्हाइट पीपल है, नीचे कौन है, ब्लैक है। तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, किसके बीच में, व्हाइट और ब्लैक के बीच में आ गया। अब क्या हो गया कि जो उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए,
उनको ये कहा गया कि जो व्हाइट एरियाज है, जहाँ पे व्हाइट लोग रहते थे, तुम वहां नहीं जा सकते। तो यानी कि जो ब्लैक पीपल्स होते थे वो किस एरिया में नहीं जा सकते थे, व्हाइट एरियाज में वो नहीं जा सकते थे। दे वर फॉरबिडेड टू गो देयर, उनको रोक दिया गया, वो वहां वहां नहीं जा सकते थे। इज इट क्लियर? अब क्या हो गया कि वो अगर उन्हें काम करना होता था, यानी कि अगर वो व्हाइट एरिया में काम करना होता था, तो उन्हें व्हाइट लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी। सपोज आई एम अ ब्लैक पीपल, आई वांट टू गो इन सम व्हाइट एरिया टू डू द वर्क, तो उन्हें उस व्हाइट एरिया का जो भी हेड रहता होगा उसकी उन्हें क्या लेनी पड़ती थी, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। इज इट क्लियर? अब जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती थी, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गए, जैसे कि रेलवेज हो गया, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, वहां पर व्हाइट पीपल के बीच में जब बैठे होते थे तो ब्लैक पीपल वहां पर नहीं जा सकते थे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ नहीं जा सकते थे व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल व्हाइट एरियाज में? जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क हो गए, है ना, सिनेमा हॉल हो गए, देन इवन प्लेग्राउंड हो गया, देन लाइब्रेरीज हो गई, रेलवेज हो गया। तो यहाँ पर वो नहीं जा सकते थे, कौन लोग? ब्लैक पीपल। ठीक है, ब्लैक। चर्च, इवन वो चर्च भी नहीं जा सकते थे। जहाँ पे व्हाइट लोग वर्शिप करते थे, वहां पे ब्लैक लोग अपनी वर्शिप करने के लिए भी नहीं जा सकते थे। ना ही वो कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते थे, ना ही वो कोई प्रोटेस्ट कर सकते थे। तो क्या उनको आजादी थी? उनको आजादी नहीं थी। किन लोगों को? ब्लैक पीपल को बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। इज इट क्लियर? ब्लैक पीपल को आजादी क्यों नहीं थी? क्योंकि क्योंकि वहां पे व्हाइट लोगों का साम्राज्य था, व्हाइट लोगों का शासन था, और वो बहुत ज्यादा अत्याचार उन ब्लैक पीपल्स पे करते थे। तो धीरे धीरे ये ब्लैक, अब हम देखेंगे आगे चल के कि ब्लैक पीपल आवाज उठाने लगे थे अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अब क्या होता था कि ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल्सो सेपरेटेड फॉर व्हाइट एंड द ब्लैक। तो सब जगह डिस्क्रिमिनेशन था। तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, वो चलता ही रहा। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। क्लियर हो गया? अब अब जैसा कि मैंने बताया, क्या वो चर्च में जा सकते थे? दे कैन गो द चर्च। कहाँ पे चर्च में केवल कौन वर्शिप कर सकता था? ओनली द व्हाइट पीपल दे कैन वर्शिप। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एन एसोसिएशन। जो ब्लैक पीपल होते थे वो अपने एसोसिएशन भी फॉर्म नहीं कर सकते थे। एसोसिएशन से क्या होगा? अगर मान लो 10-12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और अपने एक एसोसिएशन को फॉर्म लेकर लेते हैं, तो इससे व्हाइट पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम होने लग जाएगी? हाँ, वो यूनाइट हो जाएंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये बैन लगाया गया था उनपे कि तुम क्या फॉर्म नहीं कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते हो, संघ फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, ना ही उनके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ना ही उनके अगेंस्ट कोई आवाज उठा सकते हो। किन लोगों को बोला गया ये? ब्लैक पीपल को। किन के अगेंस्ट? व्हाइट पीपल। क्या ब्लैक पीपल के अलावा कोई और रहता था साउथ अफ्रीका में? कौन थे? कलर्ड पीपल, दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। जो ज्यादातर कहाँ से आए थे? इंडिया से आए थे। अब क्या हुआ कि जब उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे, किन लोगों पे? ब्लैक पीपल पे जब बहुत ज्यादा अत्याचार हो गए तो बच्चों, तो वहां पे एक कांग्रेस फॉर्म हुई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1950s। 1950 के दशक में वहां पर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। और उसमें ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, इंडियन नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी, इसका क्या काम था? ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल और इंडियंस वो एक सिस्टम में आ जाएंगे। वो एक उनको एक मंच दे दिया गया कि तुम्हारा ये मंच है, तुम अपनी वॉइस रेज करो। किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट में? व्हाइट पीपल के अगेंस्ट में। इंक्लूडिंग वर्कर यूनियंस, कम्युनिस्ट एंड सेंसिटिव व्हाइट ज्वाइन देम। यानी कि धीरे धीरे उसमें जो वर्कर यूनियन के लोग होते थे वो उसमें ज्वाइन होने लगे। फिर उसमें कम्युनिस्ट पीपल भी आ गए। हमने पढ़ा है ना, रशिया में सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था। क्या होता था कम्युनिज्म का मतलब? क्या है? मैंने पढ़ाया आपको, रशिया में था ना, सोशलिज्म वाला चैप्टर पढ़ाया था ना मैंने आपको। उसमें क्या बताया था कि भाई डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है, अमीरी और गरीबी को दूर करना है। तो कम्युनिस्ट लोग कौन होते हैं? दोज हु ट्राई टू रिमूव द गैप बिटवीन द रिच एंड द पीपल। तो ऐसे लोगों ने भी इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। किस किसने ज्वाइन किया? वर्कर यूनियंस ने ज्वाइन किया,
कम्युनिस्ट लोगों ने ज्वाइन किया, और कुछ सेंसिटिव लोग थे, व्हाइट पीपल, जो वो ये देखते थे, कुछ व्हाइट पीपल ऐसे भी थे, वो देखते थे अत्याचार हो रहा है, तो उस अत्याचार के खिलाफ वो भी आवाज उठाना चाहते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने भी किसको ज्वाइन कर लिया, एन्स को, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। अब वहां पर एक लीडर थे जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट अपार्थाइड, है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला इतना अच्छा काम कर रहे थे उस समय अगेंस्ट अपार्थाइड कि 1964 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू जेल। और बच्चा, आपको मालूम है कि 28 साल तक जेल रहे थे, 1990 में जाके वो छूटे थे। तो 64 से लेकर 90 तक वो जेल में रहे। कौन, नेल्सन मंडेला। और वहीं से ही अपने ब्लैक पीपल को प्रचार प्रसार करते रहे कि भाई तुम्हें किसके खिलाफ आवाज उठानी है, व्हाइट पीपल के खिलाफ आवाज उठानी है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इतना बड़ा मतलब लीडर जब जेल में चला गया है, उसके बावजूद भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके अत्याचार जारी रखे। किस पे अत्याचार होते थे, क्या अत्याचार होते थे? एक जना बताओ, एक जना बताओ मुझे, अत्याचार क्या होते थे? यस, उनको पब्लिक प्लेस पे नहीं दिया जाता था, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, कोई भी आजादी उनके पास नहीं थी, उनके पास कोई राइट टू वोट भी नहीं था कि वो अपने लीडर को चुन सके। उनको चर्च में जाने की क्या थी, मनाही थी, वो वर्शिप नहीं कर सकते थे। तो इतने सारे अत्याचार किसके ऊपर हो रहे थे, ब्लैक पीपल के ऊपर हो रहे थे। और नेल्सन मंडेला जो कि जेल में डाल दिए गए थे, जेल से भी वो मैसेज ब्लैक पीपल को भेजते थे कि तुम्हें अपनी आजादी के लिए लड़ना है। इज इट क्लियर? ओके। 1910 में African National Congress was formed which aimed at establish non-racial democratic South Africa. इसका मेन उद्देश्य क्या था, नेशनल नॉन रैशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फॉर्म द नॉन रैशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, टू फॉर्म द नॉन रैशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, यानी कि गैर लोकतांत्रिक रैशियल लोकतांत्रिक सरकार। किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, व्हाइट पीपल की। ब्लैक किसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, व्हाइट पीपल के। दिस मूवमेंट वाज इंटेंसिफाइड इन 1950। ये बहुत ज्यादा इसने जोर पकड़ लिया 1950 के दशक में। तो बच्चों, आपको क्या याद रखना है कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई 1910 में और इसकी मजबूती कब बनी है, 1950 में, ठीक है। इज इट क्लियर? व्हेन वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? 1910 में। और ये इसकी मजबूती कब हुई, 1950s में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब किसी भी कंट्री में जब रूल्ड क्लास है, जो शासित सरकार होती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके देश में आवाज उठे, है ना। तो ऐसे ही जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अफ्रीकन एएनसी पर प्रतिबंध लगा दिया और बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया। उसमें से कौन थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब धीरे धीरे जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो अपना काम अपना करती जा रही थी। तो वो क्या काम कर रही थी, उन्होंने अपनी एक आर्मी फॉर्म कर ली। किसने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक आर्मी फॉर्म कर ली ताकि वो व्हाइट पीपल के खिलाफ क्या कर सके, आवाज उठा सके, ठीक है। लेकिन जो यूएन था, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने साउथ अफ्रीका की इस पॉलिसी को कंडेम कर दिया, उसने नहीं माना, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ 1980s द इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज कंप्लीट। और 1980s में साउथ अफ्रीका से आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करके रखी, यानी कि यूरोप के जो बड़े बड़े देश थे वो भी नहीं चाहते थे कि साउथ अफ्रीका राइज अप हो, ठीक है। समझ आ गया मेरी बात? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 1910 में अफ्रीका में एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई और वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है।
ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस शक्तिशाली होने लगी 1950s के दशक में, लेकिन व्हाइट गवर्नमेंट ने इसको दबा दिया और इसके बहुत सारे लीडर्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस चुप नहीं बैठी और वो अपना काम करती रही और उन्होंने अपनी आर्मी क्या कर ली थी, फॉर्म कर ली थी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेकिन यूएनओ कौन सा हो गया, जिसमें कि सारे यूरोपियन देश और कुछ अफ्रीकन देश भी, एशिया के देश भी उसके मेंबर थे। तो जो यूएन देश थे, जो यूएन देश थे उसमें जो है उन्होंने पॉलिसी ऑफ अफ्रीका को कंडेक्ट कर दिया। पॉलिसी ऑफ अफ्रीका क्या थी? व्हाट इज पॉलिसी ऑफ अफ्रीका? टू रेज द वॉइस अगेंस्ट व्हाइट पीपल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको सब आइसोलेशन रखा। आइसोलेशन मतलब अलगाववाद रखा, यानी कि कोई भी देश नहीं चाहता था कि साउथ अफ्रीका ऊपर आए। इज इट क्लियर? अब क्या हो गया कि साउथ अफ्रीका जब बहुत मजबूत होने लगा, लीडर्स जुझारू हो गए कि नहीं हमें आजादी चाहिए, तो 1990 तक आते आते साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लीडर्स को छोड़ दिया गया, ठीक है, और उनके जो लीडर्स थे वो रिलीज हो गए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी यानी कि व्हाइट पीपल की, उनके बीच में समझौता हो गया। देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन हूम, एग्रीमेंट किस किस के बीच में हो गया बच्चों? व्हाइट पीपल नहीं, अब एग्रीमेंट हुआ एएनसी के बीच में और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के बीच में। इज इट क्लियर? धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनका जो आंदोलन था बहुत मजबूती पकड़ने लगा। तो अब साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें नेताओं को रिहा करना पड़ेगा, तो उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। किस किस के बीच में? एएनसी और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के बीच में क्या हो गया, और उन्होंने एक नया संविधान बनाया, और नए संविधान में क्या किया गया, राइट टू वोट सबको दिया जाएगा। ठीक है, तो नया संविधान बनाया गया 1990s के दशक में, और अप्रैल 1994 में वो इलेक्शन हो गए। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस कब हुए बच्चों? 1990s में। और इसके अनुसार वहां पे बन गई नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो काले लोग थे वो विजयी हो गए, काले लोग जीत गए। ठीक है, चुनाव में कौन जीते? ब्लैक पीपल्स जीत गए थे। और 26 अप्रैल 1994 को नया फ्लैग बन गया वहां का, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, a newly born democracy in the world। तो 26 अप्रैल 1994 को जाकर आजादी मिली है साउथ अफ्रीका को। उनका नया फ्लैग बन गया, उनकी नई गवर्नमेंट बन गई, नेशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया, और न्यूली बॉर्न क्या बन गया था। और इस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला became the president of South Africa in 26 अप्रैल 1994। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हुए 1994 में? उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और वहां पे और क्या हुआ? राइट टू वोट सबको मिल गया, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फाइनल हो गई, उनका झंडा जो था वो फ्लैग बन चुका था, और इस तरह से जो था 26 अप्रैल को मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म, है ना, यानी कि सब लोग एक बराबर है, सभी को वोट देने का अधिकार है। अब क्या हुआ इस 26 अप्रैल 1994 को? क्या हुआ कि जो काले लोग थे उन्होंने व्हाइट लोगों को माफ कर दिया, ठीक है, और अब मिलजुल कर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कौन लोग? व्हाइट एंड ब्लैक पीपल। So white and black people, they joined together on April 1994 to form a new constitution of the country, that is between all racial discrimination between। अब क्या हो गया कि जो अब सारे, चाहे वो ब्लैक था, चाहे वो व्हाइट था, चाहे इवन कलर्ड पीपल थे, दे हैव गिवन राइट टू वोट। उनको राइट टू वोट का अधिकार दे दिया गया। इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस में प्रेसिडेंट कौन बन गए थे? नेल्सन मंडेला। And after 2 year discussion and debate, a draw common constitution and gave to citizen exclusive right available in the country। अब क्या हो गया? 2 साल बाद जब डिबेट और डिस्कशन हुए तो पूरी कंट्री को एक नया संविधान मिल चुका था, और उनको बहुत सारे अधिकार, उन नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। अधिकार कैसे होंगे? अब सारे के सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज को एंजॉय कर सकते थे, हर कोई होटल जा सकता था, या रेस्टोरेंट जा सकता था, या पब्लिक पार्क जा सकता था। इस तरह के अधिकार किसको दे दिए गए? सबको।
चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे कलर्ड पीपल हो, ठीक है। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी कि किसी को भी अलग नहीं रखा जाएगा, सभी को बराबर समझा जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका, नए संविधान के अनुसार सभी लोग क्या हो जाएंगे, एक बराबर है, किसी को भी क्या नहीं किया जाएगा, अलग नहीं रखा जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आयुष, समझ में आया? यस मैम। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन? 1994। 1994, 26 अप्रैल 1994 में, जिसमें क्या कहा गया कि सभी क्या है, एक बराबर है। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, यानी कि किसी को भी बुरा नहीं समझा जाएगा, सब क्या है, एक बराबर है। और सभी को एग्री दैट एवरी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई देश के लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें सब लोग शामिल होंगे। इज इट क्लियर? चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो। इट इज फाइव डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे कब बनी है, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, कोई अभी अगर थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इतना आप समझ भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले मुझे कोई बताएगा यहाँ पर, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सेट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न। पूरा कंप्लीट करेंगे ना सेंटेंस। सुप्रीम लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कंट्री चल सकती है? नो कंट्री। तो एवरी कंट्री रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सब कंट्री को किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन की। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? Provide right right to right citizen to and power to citizens government. and power to the government। ठीक है, तो बेसिक रूल्स, कंट्री के बेसिक रूल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें सिटीजन को भी और जिसमें गवर्नमेंट को भी उसमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, अब आपको थ्योरी नहीं लिखनी है बच्चों, आपको सिर्फ एमसीक्यू करने हैं। तो आपको एक एक वर्ड याद करना पड़ेगा। आपको थ्योरी लिख के नहीं आनी है, आपको एमसीक्यू करने हैं। तो एबीसीडी, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ एबीसीडी लिख लिया, नहीं, आपको करेक्ट ए लिखकर उसका करेक्ट आंसर भी लिखना है वहां पे एग्जाम में, बोर्ड में। ठीक है, पेपर आपका कितने मिनट्स का होगा? 40 मार्क्स का है, 90 मिनट्स का पेपर है। तो आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डैश सुप्रीम लॉ, लो लॉ, लॉ और नन ऑफ द अबव, आंसर क्या होगा? सुप्रीम लॉ। आंसर विल बी ए, सुप्रीम लॉ। इज इट क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। असर्शन भी आ सकता है, रीजन भी आ सकता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ, असर्शन है, ठीक है, आर है, रीजन है उसका, इन साउथ अफ्रीका देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आपको देना है, या आर इज नॉट ए एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा। बच्चों के मार्क्स यहीं पर कटे, है ना। ओनली अंकित के 40 मार्क्स आए, अदरवाइज तुम्हारे 39 है शायद, है ना। तो एक एक अगर आपको मार्क असर्शन वाला जो है, आपको उसको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। और आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है बेटा, कोई गाइड नहीं लेनी है। नो नीड टू टेक गाइड, ओनली एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए बहुत है। उसको थॉरो स्टडी करके जाना है, क्योंकि पेपर ही आपका कहाँ से बनना है? एनसीईआरटी से बनना है, बुक से बनना है। तो आपको कोई गाइड की जरूरत नहीं है। मैडम जो पढ़ा रही है क्लास में वो, मैडम जो नोट्स दे रही है वो, प्लस आपकी बुक, आप बाय हार्ट याद करो, है ना। तो जितना आज मैंने पढ़ाया, जैसे तो मैंने अभी 12th में भी ये बोला, पढ़ो, खुद लिखो, खुद जांचो। ये अपना मूल मंत्र मान लो सोशल स्टडी का। खुद पढ़ो, खुद लिखो, खुद जांचो। क्योंकि टीचर आपके पास नहीं है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, आप जब आज जो मैंने इतना पढ़ाया है, कहाँ तक पढ़ाया है? कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन तक पढ़ा दिया है ना। तो आज आपकी बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, आप उसको रीड आउट करना घर जाकर, और उसमें से 1 1 मार्क्स को खुद बनाना और खुद चेक करना, खुद अपने टीचर हो आप।
आप खुद चेक करना कि आपको कितना आ गया है, हाउ मच यू हैव लर्न। ठीक है ना, जब आप ये चीज लर्न कर लोगे, खुद पढ़ो, खुद लिखो, खुद जांचो, तो यू विल एबल टू डू मोर बेटर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इतने आसान नहीं होते करने बेटा, कहना आसान है कि एबीसीडी लेके आ जाएंगे, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यही काम करना है, बस बुक को पढ़ना है। लिखने की बजाय आप बुक को रीड आउट करो, फिर उसमें जो आपको एक एक नंबर क्वेश्चन दिखाई देते हैं उसको लिखो और फिर चेक करो। ये तो बहुत आसान है, आपको लिखना तो नहीं है, आपको तो पढ़ना है, पढ़कर एक एक नंबर क्वेश्चन निकालना है और उसको चेक करना है। ठीक है, अब आपके अनुसार अपार्थाइड क्या था, व्हाट इज अपार्थाइड? रंग भेद नीति क्या थी? यस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, रेशियल जरूर लिखेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नस्लीय भेदभाव किसके बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में क्या था, देयर वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कौन कौन से 3 कैटेगरीज थी वहां पर साउथ अफ्रीका में, व्हाइट, ब्लैक एंड कलर्ड। कलर्ड पीपल्स बिलोंग्स टू Indian migrated people. India. Those who migrated from India to South Africa during the time of British rule. आपको ये पता होना चाहिए। अब आपने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा था कि मैडम और लोग भी तो हो सकते थे, नहीं, केवल वही लोग जो कि माइग्रेट करके थे इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने उनको वहां भेजा था फॉर लेबर वर्क। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ब्लैक थे, व्हाइट थे। व्हाइट पीपल कहाँ से आ गए वहां पे, यूरोपियन पीपल थे। जो यूरोपियन पीपल थे जो साउथ अफ्रीका में आ गए थे, सेटल डाउन हो गए, अपनी गवर्नमेंट बना ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, और जो साउथ अफ्रीकन थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उन अनपढ़ लोगों पर अपना कब्जा कर लिया था एक तरीके से। ठीक है, और जब उन्होंने देखा, अब देखो कि इतने से मतलब मुट्ठी भर थे। आपको मालूम है कि इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो केवल 12 लोग थे इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए इंडिया में। ऐसे साउथ अफ्रीका में हुआ होगा कि थोड़े से ब्रिटिशर्स थे और थोड़े से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या फॉर्म कर ली, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली और काले लोगों पर शासन शुरू कर दिया और उन पे भेदभाव करने लगे, और व्हाइट एरिया अपना ले लिया, अच्छा अच्छा एरिया अपना ले लिया। और जहाँ पे व्हाइट लोगों एरिया में कौन लोग नहीं आ सकते थे, ब्लैक पीपल नहीं आ सकते थे। अगर उनको उस एरिया में आना पड़ता था तो क्या करना पड़ता था, उनको उनकी क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती। तो व्हाट इज अपार्थाइड? अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज यूनिक इन साउथ अफ्रीका। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री में सबसे पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा गया? साउथ अफ्रीका, है ना। एंड हु वाज द लीडर टू रेज द वॉइस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला वाज द पर्सन हु वाज, एंड ही वाज व्हेन ही वाज अरेस्टेड। कब वो अरेस्ट हुए थे? 1964 he was arrested। ठीक है, 1964 में वो क्या हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे नेल्सन मंडेला। लेकिन कितने साल वो जेल में रहे? 28 years। 1964 से 1990 तक वो जेल में रहे थे, और तभी भी उस जेल से भी वो संदेश देते रहे अपने ब्लैक पीपल को, और ब्लैक पीपल बाहर अपना स्ट्रगल करते रहे। और वो स्ट्रगल इतना मजबूत हो गया कि मजबूर होकर व्हाइट गवर्नमेंट को उन्हें रिलीज करना पड़ा था। कब रिलीज करना पड़ा था? 1990s के दशक में। और 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑब्जर्व, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑब्जर्व्ड इन साउथ अफ्रीका। अब वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई हो, जिसने की नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की। नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या था? ऑल आर इक्वल, सब क्या है, एक बराबर है, चाहे वो व्हाइट पीपल हो, चाहे वो ब्लैक पीपल हो, चाहे वो कलर्ड पीपल हो, दे ऑल आर इक्वल। और उनके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? एक नया फ्लैग लिया गया, और नए फ्लैग के अलावा और क्या किया गया? वहां पे इलेक्शंस हुए और फिर राइट टू वोट दिया गया सबको, है ना। सब सब क्या है, एक बराबर है। अच्छा, फ्लैग क्या डिनोट करता है? फ्लैग फ्लैग क्या शो करता है किसी कंट्री के लिए? इट्स अ सिंबल ऑफ कंट्री भाई, है ना। अभी जो नीरज जो जिसने की जेवलिन को फेंका था, तो जब वो ब्रिटिश स्टैंड पे खड़े हुए थे तो कौन सा फ्लैग सबसे ऊपर था? इंडिया का फ्लैग था। और नेशनल एंथम गाया गया था, है ना। तो नेशनल एंथम क्या शो करता है? कंट्री के प्रति फेथफुलनेस,
अभी आप लोगों को बोला गया कि राष्ट्रीय गान जो है उस पे गाया जाए, आपको अपलोड भी करना है उसको, राष्ट्रीय गान को, है ना। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आपकी कंट्री के प्रति आपकी क्या रहे, बिलोंगिंगनेस रहे बच्चों, है ना। तो इसलिए जब नेचुरल है कि जब साउथ अफ्रीका कंट्री आजाद हुई होगी तो वहां पे एक नया झंडा लाया गया, नया गायन गाया गया होगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि वो शो हो सके कि कंट्री क्या हो गई है, आजाद हो गई है, कंट्री क्या हो गई है, डेमोक्रेटिक हो गई है। तो किसी भी कंट्री को, आज हमारा देश इंडिया है तो उसमें क्या है, उसका तिरंगा है, उसका क्या है, नेशनल एंथम है, उसका राष्ट्रीय गीत भी है। कौन सा गीत है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम, है ना। तो जब हम इसको गाते हैं तो क्या बैठ के गाते हैं? हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वी आर पेइंग रिस्पेक्ट टू अवर कंट्री। क्योंकि हम ये नहीं कि झंडे को देख के खड़े हो रहे हैं, हम किसके लिए समर्पित है, अपने देश के प्रति। तो सेम ऐसा ही कहाँ पे हुआ होगा, साउथ अफ्रीका में हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा बच्चों, अच्छे समझ में आया, ये चैप्टर समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है, घर जाकर read out the chapter, then write the questions, then check the question. आप सोशल साइंस की कॉपी, रफ कॉपी या कॉपी सोशल साइंस के नाम पे बना लीजिए घर में, सो दैट मैं कभी भी वो कॉपी मंगा सकती हूँ। जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसको रीड आउट करो, उसको लिखो और उसको चेक भी करो, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर एमसीक्यू पावर। आपको अपनी एमसीक्यू पावर बढ़ानी है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक मिनट, बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस देंगे अपनी। आलिया, पेपर में लिखो जी प्रेजेंट। आलिया, आयुष चौहान, दीपाक्षी, Yes, ma'am. हर्षिता, Present, ma'am. रितिका, रितिका, Present, ma'am. समीक्षा, Present, ma'am. समीक्षा, Present, ma'am. सुमित, सुमित, Present, ma'am.